हो गया अपना शुरू? चालू है? आवाज जा रही है? धूम मचाए सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम दिल का ये रंगीन खाने की मशीन। हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। और माइनस हो गया आते यार। अरे यार, वो तुम्हारे सामने देखने में पेन गिर जाती है, लेकिन अब देख वापस देख, आंखों से आंखें देखना, ध्यान से देखना। देख रहे हो? ध्यान से देख, और एक बार फोकस ऑन माय आई। देख रहे हो? और एक बार फोकस ऑन माय आई, फोकस ऑन माय आई। देखना ध्यान से, देख रहे? ध्यान से देख। एक बार हो रहा माइनस हो गया ना, प्लस करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग ये है कि नहीं सर, पहली बार में हो रहा माइनस हो गया तो वो माइनस ही रहेगा। जी हाँ। बढ़िया। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आवाज क्लियर हो ही रही होगी। और मतलब सीधी सी बात है बेटा, गाना इसी वजह से बजाया था ताकि थोड़ा आपको लाइट फील हो जाए, और दूसरी बात ये थी कि मुझे पता चल जाए कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो शानदार, आवाज क्लियर कट है। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने जाएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेकिन उससे पहले एक रिवीजन कर लेंगे छोटा सा कि पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। फिर आज नई बातें क्या पढ़ने वाले हैं वो शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार हो जाए ललकार, कमेंट सेक्शन में बता यार, हाउ इज द जोश। एक बार हो जाए ललकार, हाउ इज द जोश, बता दे मेरे दोस्त। ज्यादा 1-1.25 घंटे का ही क्लास होगा अभी, मतलब इतना बड़ा कोई क्लास नहीं होगा अभी, क्योंकि आप वेकेशन एंजॉय करके आए हो और धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, फिर पेस पकड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल लेवल पे क्लासेस रहेगी, लेकिन हाँ, समझते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, बहुत शानदार। देखो, तो पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद हो तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये चीज पढ़ाई थी। ये लेक्चर नंबर 1, किसी ने नहीं पढ़ा है तो बेटा लेक्चर नंबर 1 देख लेना, क्योंकि ये चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में था कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। फिर मेथड ऑफ चार्जिंग, बता कमेंट सेक्शन में कितनी मेथड हुआ करती थी और कौन कौन सी, बता कमेंट सेक्शन में। ये चीज हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 2 में। और कूलम्ब्स लॉ हमने उसके बेसिक लेवल पे बातें की थी पिछले सेशन में, उसकी बातें हमने की थी पिछले सेशन में। तो ये कहानी रही थी अब तक की, 3 थी। क्या? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ओके सर, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ओके सर, और चार्जिंग बाय इंडक्शन, FCI। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बहुत बढ़िया। इसमें भी बहुत सारी कहानियां थी, वो हमने समझी थी। गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप करके भी एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था हमने पिछले सेशन में। तो ये सारी कहानी अब तक हो चुकी है। अगर कोई बच्चा अभी ही उसने ज्वाइन किया है तो बेटा प्रीवियस सेशन देख लेना, फिर आज के सेशन पे आना, तभी वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आज के क्लास में क्या होगा कि कूलम्ब लॉ जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ना कि F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R², लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट करेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। आज इसी का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जाएंगे कूलम्ब्स लॉ का। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, अच्छे थोड़े हटके, थोड़े डिफरेंट टाइप के, बहुत सारे डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस की आज हम शुरुआत करने जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा कंसेप्ट और पढ़ा देता हूं, इफेक्ट ऑफ मीडियम। क्या होता है ये इफेक्ट ऑफ मीडियम? जैसे कि अभी हमने सीखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल एयर या वैक्यूम में है, एयर में है या फिर वैक्यूम में है, वैक्यूम या फ्री स्पेस कहूं, दोनों बात एक ही है, वैक्यूम बोलूं या फ्री स्पेस बोलूं, दोनों बात एक ही है।
तब फोर्स कैन बी राइट एज मेरी बात सुनना, फोर्स कैन बी राइट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये होता है राइट, ये होता है। ठीक है, ये एरिया फ्री स्पेस की बात है। अगर इसको मीडियम में डुबो दिया जाए, अगर ये पूरे सिस्टम को मीडियम में डुबो दिया जाए, ध्यान से देखना मेरे लाल बाल गोपाल, क्या अगर ये पूरे सिस्टम को मीडियम में डुबो दो, क्या कर रहे हैं बेटा, चुल्लू पर पानी लेके जैसे डूब जाता है वो इंसान, वैसे ही हम ये चार्ज पार्टिकल को डुबो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डुबो रहे हैं। ठीक है, देखना, अभी कुछ पढ़ना मत, अभी जो मैं समझाऊं वो बोलना, वो समझने की कोशिश करना। बाद में हम सारे स्टेटमेंट जो भी बातें होगी सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो मैं जो बता रहा हूं उन पे ध्यान दे मेरे बच्चे। आजा ध्यान से देख। अब एक मीडियम ले लिया, यहां पर अभी फ्री स्पेस था, कोई भी मीडियम नहीं था, ये फ्री स्पेस, ठीक है, ये अब मीडियम की बात हो रही है, ये भी मीडियम की बात हो रही है। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, ऐसा समझो, परमिटिविटी, जैसे वहां पर परमिटिविटी आप लिखते थे एप्सिलॉन नोट, यहां पर परमिटिविटी एप्सिलॉन m। फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट और मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन m। सुनना, अभी कुछ मैंने नई बात बताई ही नहीं है भाई, नई बात मैंने बताई ही नहीं। इफरा बेटा, मैंने कुछ नया समझाया ही नहीं है तो तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? अभी तो समझाना मैंने शुरू किया है। हाँ, अभी शुरू किया है, समझाना शुरू किया है। अभी से तुम ऐसा कर रहे हो तो क्या समझ में आएगा? समझाने तो दो बेटा। चेट ना दिखे तो कोई टेंशन मत लेना, तुम्हें मैं दिखाई देना चाहिए, तुम्हें ये बोर्ड, स्क्रीन बोर्ड दिखाई देना चाहिए। ठीक है, मीडियम सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस अभी भी R है। कोई पूछे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन है, कोई पूछे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन है एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नोट के बीच का, तो एक रिलेशन होता है। मैं समझाता हूं, देखना ध्यान से। एक रिलेशन होता है, एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या लिखना मेरे साथ साथ? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन R से। ये एप्सिलॉन R होता है मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखना, क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। एक ऐसा भी फॉर्मूला फेमस है कि एप्सिलॉन नोट को ऊपर लेके आ जाओ तो एप्सिलॉन m कैन बी राइट एज एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन m, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। ओके, क्या है ये? रिलेटिव परमिटिविटी। एक छोटा सा टर्म था। नाउ बैक टू द बेसिक। हम बात कर रहे हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को डिस्टेंस r पे रखा है, जैसे एयर में रखे थे वैसे ही सेम है, लेकिन दोनों के बीच की मतलब वहां पर कोई मीडियम नहीं था, फ्री स्पेस था। यहां पर एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन m है। मैं यहां पर लिख देता हूं ये मीडियम, और मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन m है। बहुत शानदार। देखना, सीखना, मेरे साथ साथ लिखते जाना, मेरे साथ साथ बेटा इसको लिखते जाना। बहुत सुंदर बात बताने वाला हूं, ठीक है? ओके, परमिटिविटी, जैसे कोई मीडियम है तो उसकी डेंसिटी होती है, जैसे कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पानी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही परमिटिविटी उस मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी किसी की 1 लिखी गई है तो इसका मतलब ध्यान से देखना, इसका मतलब कि वो फ्री स्पेस, वैक्यूम वाली बात है, फ्री स्पेस की बात है। अगर 1.000 समथिंग या फिर 1 ही है तो उसको एयर का मीडियम बोलते हैं, हम कहते हैं एयर मीडियम। ओके, अगर रिलेटिव परमिटिविटी 80 है तो बोलेंगे सर ये पानी का मीडियम है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी 6 है तो इसको बोलेंगे माइका है। माइका एक मीडियम होता है, उसी की बात है। अगर 5 से 10 के बीच में तो कोई ग्लास हो सकता है। अगर 2 है तो टेफ्लॉन बोल सकते हैं। अगर 4.5 है बेटा तो पीवीसी हो सकता है, और इनफाइनाइट है तो मेटल बोल सकते हैं। याद नहीं रखना है, अगर रखना ही है तो एक मेटल को याद रखना, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। वोटर के लिए भी 80 याद रह जाएगा, ना रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बताया है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये मास्टर जी ने बताया है, ये डिराइव नहीं करना है। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव यानी रेशियो, तो इसी वजह से हमने रिलेटिव लिखा है। ठीक है, बढ़िया, यहां तक की बात। ओके, अब सुनना, अब ध्यान से देख।
हम लिखने जा रहे हैं मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, मीडियम में, इस मीडियम में कितना फोर्स एक्ट करेगा इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। पहले कितना था, ये पहले ये था, ओके सर। अब कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। तो F ऑन अ मीडियम, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना कितना होगा, Fm होगा, Fm। हो सकता है ये सेम इन नेचर के हो तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा Fm। अब कितना, तो वो निकालने जा रहे हैं। Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह पे हम इस मीडियम की परमिटिविटी लिखते हैं जो कि है मीडियम परमिटिविटी एप्सिलॉन m, ओके। बाकी सारी की सारी चीजें सेम, Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। सुनना, अब ये जानने की जरूरत नहीं है कि टेफ्लॉन क्या होता है, ग्लास क्या होता है, वो मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल है। याद रहे तो बढ़िया, ना रहे तब भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे 2-5 मिनट का टॉपिक है, क्यों लोड ले रहे हो, एक छोटा सा कंसेप्ट है भाई। एक लाइन में भी बता सकता हूं लेकिन मैं डीप में जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक लाइन में भी बता सकता हूं, एक सिंगल लाइन में सारी चीज बता सकता हूं, लेकिन मैं डीप जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले समझो तो सही, हाँ समझो तो सही, फिर पूछो, ओके ठीक है, ओके। ध्यान से देखते जाना। एप्सिलॉन m का अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, एप्सिलॉन m का हमने फॉर्मूला लिखा था ऐसे, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से मेरे भाई साहब, ध्यान से। 1/4 पाई एप्सिलॉन m का फॉर्मूला लिखा था अभी हमने, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन m। ये रहा वो फॉर्मूला, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन m, ओके। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम, Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब ध्यान से देखो मेरे दोस्त, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ओके। Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ओके। और ये 1/एप्सिलॉन r एज इट इज, एप्सिलॉन, यहां पर एप्सिलॉन r है, हाँ ध्यान से देख बेटा, ये एप्सिलॉन नोट ऊपर गया तो ये एप्सिलॉन r मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना, तो ये एप्सिलॉन r मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन r मल्टीप्लीकेशन में, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन r मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहां पर एप्सिलॉन r आया। ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया, एप्सिलॉन m की जगह पे फॉर्मूला यूज किया है। ध्यान से देख मेरे लाल, पक्का अब आया समझ में, देखते जाना। ये चीज तो इसके इक्वल है, जो एयर में लग रहा था वही फोर्स है, हाँ यार। तो मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूं, जैसे कि Fm इज इक्वल टू F इन एयर डिवाइड बाई एप्सिलॉन r, और इस एप्सिलॉन r को कई बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के फॉर्म में भी लिखते हैं, याद रखना बेटा, इस K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ये K अलग है, पिछले वाला K कूलम्ब्स कांस्टेंट था, ये K कौन सा था, कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला था। याद रखना बेटा, क्या है, कूलम्ब, ये कूलम्ब बाबा वाला कांस्टेंट है। ये K कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो याद रहे ये बात, एप्सिलॉन r को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल भी लिख सकते हैं, K। ये K किसको रिप्रेजेंट करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, डाइलेक्ट्रिक, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम देते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो इन शॉर्ट में बताऊं ना तुम्हें, तो क्या हो रहा है यहां पर, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, सुनना मेरी बात, क्या हो रहा है यहां पर कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि यहां पर है Q, दोनों का बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है F इन एयर, कुछ लग रहा है जैसे कि K Q1 Q2 या कुछ भी लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है कुछ, ये फ्री स्पेस या एयर, तो यहां पर फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स जो भी है वो F है, एयर के अंदर है तो F एयर लग रहा है, ठीक है। अगर इस पूरे सिस्टम को हम उठा के एक मीडियम में डुबो देते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ दे रखा है,
जैसे कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दिया हमें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर या के इज इक्वल टू 5, ठीक है 5। तो फोर्स इन अ मीडियम इज एफ एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, एफ एयर डिवाइड बाय के। तो इन शॉर्ट ये जितना भी एयर में फोर्स होगा ना डिवाइड बाय के यानी 5 चला जाएगा। क्या ये समझ में आया? ये एप्लीकेशन है, ये इसकी एप्लीकेशन है। समझ में आया कि नहीं आया एक बार कमेंट सेक्शन में बता दे बेटा। ये इसकी एप्लीकेशन है, ये इसकी एप्लीकेशन है। तो इन शॉर्ट अगर फ्री स्पेस में है जितना फोर्स एक्ट करेगा, अगर सेम डिस्टेंस पे सेम चार्जेस को हम किसी मीडियम में रखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बाय द फैक्टर के में चला जाएगा, बाय द फैक्टर के में चला जाएगा। इसी बात को कहा है एक लाइन में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज इन अ मीडियम बाय फैक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बाय फैक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है? पोलराइजेशन। इट इज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। पोलराइजेशन क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो अभी इसकी चिंता मत करो। चैप्टर नंबर 2 में इसको और डिटेलिंग के साथ पढ़ते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखा, ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन दे दूं मैं, एक क्वेश्चन दे दूं मैं, एक क्वेश्चन दे दूं मैं। ध्यान से देखो बेटा, चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। देन एफ एयर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ओके सर, ओके। अब हुआ क्या? इफ ये पूरी सिस्टम को उठा के हमने रख दिया एक मीडियम में, उठा के हमने रख दिया एक मीडियम में, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के या एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2 खत्म। इसके आगे पीछे कुछ यूनिट नहीं है। तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा? तो एफ ऑन अ मीडियम कितना होगा? बता दीजिए, फटाक से बता दीजिए, फटाक से बता दीजिए। खत्म हुआ बेटा। बता दो। टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। सिंपल यार, सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। बस यही है कि एफ ऑन अ मीडियम में अगर ये पूरा फील्ड है तो जो भी एयर में जितना फोर्स लगेगा ना, सेम डिस्टेंस पे सेम चार्जेस की बात है, तो बाय द फैक्टर के चला जाएगा। के को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके सर, तो ये बन जाएगा कितना? 100 डिवाइड बाई 2 तो बन जाएगा 50 न्यूटन। बस खत्म हो गया बात। तो ये एफ ऑन अ मीडियम, ये एफ एम मिल गया, ये एफ एम मिल गया, बस हो गया खत्म। ओवर एंड आउट यार, ओवर एंड आउट। सिंपल सिंपल। आया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। अब एक नया टॉपिक है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक निपटाते हैं उसके बाद, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के सेकंड पार्ट में बहुत सारी बातें, तो बहुत सारी बातें पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम और अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चंस करेंगे। सुनते जाना। क्या आपने कभी सुनी है वो कहानी मिस्टर बीन वाली? मिस्टर बीन वाली, छलावा है, छलावा है। दिखाऊं? एक चीज दिखाता हूं, देखो। पता है ये कूलम्ब लॉ का डेरिवेशन कैसे आया? पता है कूलम्ब लॉ का डेरिवेशन कैसे आया? बताऊं मैं तुम्हें? बताऊं मैं तुम्हें? ये देखो, ये देखो, दिख रहा है कि नहीं? ये कूलम्ब लॉ का डेरिवेशन।
तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि कुलम्ब बाबा ने कॉपी मारी है किसकी? न्यूटन बाबा की। कुलम्ब बाबा ने कॉपी लगाई है किसकी? न्यूटन बाबा की। भाई वहां पर हम पढ़ते थे ये ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हाँ यार, ये चीज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हाँ, 9th-10th में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ करता था। और कुलम्ब बाबा ने क्या किया? वही फॉर्मूले की कॉपी लगा दी चार्ज के लिए। एफ इज इक्वल टू जी की जगह पे किया गया, जहां पर वहां पर m1 m2 थे तो यहां पर q1 q2 कर दिया और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कर दिया। भाई कॉपी है, कॉपी है, कॉपी कॉपी है। तू समझा नहीं अब तक? वही कॉपी वाली कहानी चल रही है, लेकिन कुछ कुछ समानताएं हैं और कुछ कुछ डिफरेंस है। हम कंपैरिजन करके बताते हैं। देखो सेम बात, जैसे चार्ज की प्रोपोर्शनलिटी है, वहां पर भी तो मास की प्रोपोर्शनलिटी थी। यहां पर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 था, यहां पर सर चार्ज F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 है। यहां पर F प्रोपोर्शनल टू 1/r², सेम बात ही तो थी। यहां पर F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां पर हम पॉइंट मासेस की बात करते थे, याद कर, पॉइंट मासेस की बात करते थे ग्रेविटेशनल फोर्स में। पॉइंट मासेस, पॉइंट मास की बात करते थे। यहां पर हम पॉइंट चार्ज की बात। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट चार्ज क्या होता है? मतलब एक छोटा चार्ज कि जिसका मास नेग्लेजिबल हो, बहुत छोटा चार्ज हो। अब बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो कंपैरेटिवली डिस्टेंस हम लिखते थे ना, ये डिस्टेंस वो बहुत लार्ज होना चाहिए, डिस्टेंस बहुत लार्ज होना चाहिए, ये डिस्टेंस बहुत लार्ज होना चाहिए, तब हम किसी को भी पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट चार्जेस कहेंगे। पॉइंट मासेस में भी सेम डेफिनेशन। दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो एक कंपेरेटिव थिंग है। ठीक है, हाँ एक कंपेरेटिव थिंग है। पक्का? यह बहरूपिया पकड़ा गया है। यहां पर यह बहरूपिया को हमने पकड़ लिया। और क्या क्या समानताएं थी आपको याद हो तो इसमें आपने बोला था कि सेंटर टू सेंटर लगने वाला फोर्स है। क्या ये भी सेंटर टू सेंटर लगने वाला फोर्स है? लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है, लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है। मतलब जो बात यहां से लिखते गए ना, जो बात यहां से लिखते गए न्यूटन बाबा, वही बात यहां पर अप्लाई होती गई इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, सेम सेम। प्रोपोर्शनल टू m1 m2, प्रोपोर्शनल टू q1 q2, प्रोपोर्शनल टू 1/r², प्रोपोर्शनल टू 1/r², ड्यू टू मास, ड्यू टू चार्ज। हाँ सेम ही तो है, सब कुछ चीजें सेम सेम। कंजर्वेटिव इन नेचर, कि जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये ग्रेविटेशन है कंजर्वेटिव इन नेचर। वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था कि डिपेंड नहीं करता, अगर इसको इस पाथ से लेके जाए उस पाथ से लेके जाए तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ से इंडिपेंडेंट रहता है। कंजर्वेटिव इन नेचर, सेम कंजर्वेटिव इन नेचर, सेम बात। चीटिंग करता है, चीटिंग करता है ये कुलम्ब बाबा, चीटिंग करता है। तो वही बात सेम टू सेम यहां पर लिखी हुई आ रही है। देखना कि सर यहां पर प्रोडक्ट मास से और चार्ज से प्रोपोर्शनल है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। 1/r² से प्रोपोर्शनल है दोनों, पहली बात। दूसरी बात, एक तीसरी बात, लाइन ज्वाइनिंग पे करते हैं, सेंटर टू सेंटर फोर्स है। ठीक है, चौथी बात कंजर्वेटिव फोर्स से, ओके। और पांचवी बात कि सर इट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, फ्री स्पेस में दोनों एक्ट करते हैं। हाँ जी, फ्री स्पेस पे दोनों एक्ट करते हैं। तो ये सिमिलैरिटी थी, ये सिमिलैरिटी थी। जैसे तू तेरे दोस्त के पेपर में से कभी चोरी करता है, तेरा दोस्त तेरे पेपर में से कभी चोरी करता है, कभी एक दूसरे किसी में और में से चोरी करते हो, कॉपी करते हो, तब थोड़ा बहुत तो समझदारी से, नकल में भी अक्ल होनी चाहिए ना, तो थोड़ा तो समझदारी से आप कॉपी करते हो ना। तो वही समझदारी यहां पर भी दिखाई है। क्या? कि ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ मास की बात होती है और मास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की वजह से हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब दोनों सेम इन नेचर। सुन मेरी बात, ग्रेविटेशन मास की वजह से, मास एक ही टाइप का होता है पॉजिटिव, तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। जबकि कुलम्ब बाबा ने बताया कि हमारा वाला तो अलग है, हमारा वाला तो अलग है। हाँ, ये तुम्हारा कुलम्ब बाबा तुम्हारा ही वो शातिर दोस्त है कि जो हर बार पे कि नहीं मेरी वाली अलग है। वही बात
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मेरा वाला अलग है, मेरा वाला अलग है, सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, देखते जाओ। ग्रेविटेशन है वो डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे या मीडियम के नेचर पे, जबकि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में ये फोर्स कितना हो जाता है, बाय द फैक्टर के चला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बाय द फैक्टर में चला जाता है। ये डी सिमिलैरिटी है, नकल में भी अकल होनी चाहिए वो वाली बात है, नकल में भी अकल होनी चाहिए वह बात है। ओके, अब तीसरा पॉइंट इसमें ही, तीसरा पॉइंट, कितने कितने पॉइंट कर दिए इसमें डिसिमिलैरिटी में। एक पहला अट्रैक्टिव रिपल्सिव वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मीडियम पे डिपेंड वाला, और तीसरा पॉइंट कि फोर्स मच स्ट्रोंगर। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेटा, वो बहुत स्ट्रोंग है, बहुत स्ट्रोंग। मतलब मैं अगर रेशियो लूं ना बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो नियरली इक्वल टू 10⁻38 टू 10⁻42 की रेंज में आएगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो ज्यादा स्ट्रोंग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ना कितना स्ट्रोंग है, मतलब ये एक आपको रेंज मिली है। ये क्या मिली है, एक रेंज मिली है, ये रेंज है एक, ठीक है, ये रेंज कि इतने गुना स्ट्रोंग है, इतने गुना स्ट्रोंग है वो। आया समझ में? ये भी प्रूव भी कर दूंगा, एक क्वेश्चन में भी ये प्रूव भी कर दूंगा। ये बेटा ये रेंज दी है, ये माइनस साइन नहीं है, ठीक है, एक रेंज दी है मैंने आपको पक्का। इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक बार पढ़ लो, सारी बात पढ़ लो और कमेंट सेक्शन में स्वाहा लिख दो, और कमेंट सेक्शन में स्वाहा लिख दो। आगे बढ़े। चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। तुम्हें क्या लगा तुम अकेले ही चीटिंग करते हो, तुम्हारा दोस्त ही चीटिंग करता है? नहीं बेटा, अरे चीटिंग की बात नहीं है, बस हंसी मजाक की बात है, कोई चीटिंग वाली बात नहीं है यहाँ पर। ओके, अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का। पहले मैं पढ़ता हूं फिर क्वेश्चन करवाता हूं, देखना। कूलम्ब्स लॉ फॉर अ इलेक्ट्रोस्टैटिक force between a 2 point charges and Newton's law for a gravitational force between a two stationary point masses. Both have a inverse square, मतलब ये सारी बात depends on a distance between the charges and mass respectively. तो आपको बताना है इसकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करके कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, मतलब सीधी सिंपल सी बात है, सुनते जाना सुनते जाना। क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। सेम बात यहां पर, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सीधी सिंपल सी स्वीट सी बात, सीधी सिंपल सी स्वीट सी बात। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही है, यहां पर डिस्टेंस सेम ही है आर, यहां पर भी डिस्टेंस सेम ही आर। बात कर रहे हैं हम पहले वाले केस में एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें बात कर रहे हैं एफ ग्रेविटेशनल। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सुनना, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू के Q1 Q2, तो चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सेम बात यहां पर, एफ ग्रेविटेशनल जी मास ऑफ अ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, याद करो दोस्त, तो ये फोर्स इक्वली होगा E और E, तो E स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अट्रैक्टिव इन नेचर है तो यहां पर ऐसा बोल दीजिए कि फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। यहां पर भी अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये पहली बात। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ जी यानी ये दूसरा, इन दोनों के बीच का रेशियो लेना है। जैसे कि सुनते जाना, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइड बाय एफ जी। बेटा 1/r स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहां पर जी m1 m2 या mp me डिवाइड बाय आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, के ई स्क्वायर
के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम पी एम ई। के की वैल्यू याद कर बेटा 10 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसका स्क्वायर। ये डेटा मोस्टली दिया गया होता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके सर, डिनोमिनेटर में g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ओके सर, mp की वैल्यू होती है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। अब मुझे याद है, आपको मेजरली याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मोस्टली ये चीजें दी रखी होती है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। कंपैरिजन करके दिखाओ तो आप इसका रेशियो लोगे ना, ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 के आसपास आएगा। तो देखो एफ ई डिवाइड बाई एफ जी का रेशियो, एफ ई डिवाइड बाई एफ जी का रेशियो कितना बड़ा आ रहा है। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स होगा वो बहुत लार्ज होगा, बहुत लार्ज होगा एज कंपेयर टू, मतलब मच स्ट्रोंगर। ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ताकत बहुत ज्यादा है। तो एक बात तो भाई तूने कॉपी भी करी, तूने कॉपी भी करी और उससे तगड़ा भी बना लिया। ऐसा ही तो होता है, तुम्हारा दोस्त तुम में से ही कॉपी करके और अच्छे नंबर ले आता है। तो वही कूलम बाबा ने भी कर दिखाया। देखो सीखने जैसी बात है क्या, कॉपी करना, और जिसमें से कॉपी कर रहे हो उससे भी ज्यादा नंबर लेके आ जाओ, उससे भी ज्यादा नंबर लेके आ जाओ। 10⁻39 के आसपास आएगा। क्या है, समझ में आया बेटा? समझ में आया? वंश शर्मा, सिद्धार्थ, शौर्या, डॉक्टर मन्नत सूद मिशन, शिवराज, सिद्धार्थ, पंकज मीना, दिव्यांशु, अमर, अरमान, कृतिका, रिद्धि, काम्या दुबे, अंशुल, अल्फा, सिया, महक, लक्षिता, आशीष घोड़कर, वंशिका, अंजलि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है ना, वो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, इसमें कैसी बात है, इलेक्ट्रॉन बीच की बात है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर ही आएगा। और ग्रेविटेशनल के लिए आप कैसे लिखोगे, जी एम इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो ले लेना, एफ ई डिवाइड बाई एफ जी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 के आसपास आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये खुद से करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, एक अलग सा क्वेश्चन, इसको है ना थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। स्टार लगा देता हूं, डबल स्टार लगा देता हूं, सुनना। अजीब दास्तान, अजीब क्वेश्चन। ठीक है, सुनना। क्या है, क्या चार्ज क्यू है इज डिवाइडेड ऑन अ टू ऑब्जेक्ट्स। एक चार्ज क्यू है बेटा, पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। मैं आपको यहां पर क्वेश्चन बता रहा हूं पहले, क्या कि एक चार्ज क्यू है, इसको दो हिस्सों में काट लिया, दो हिस्सों में काट दिया बेटा। सुनना, अगर इसको दो हिस्सों में मैं काट दूंगा, डंग 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 डंग, अगर मैं दो हिस्सों में काट दूंगा तो इसका एक हिस्सा बन जाएगा छोटा क्यू और दूसरा बचा हुआ हिस्सा बन जाएगा कैपिटल क्यू माइनस छोटा क्यू। तो ये दो चार्ज पार्टिकल हो गए। अब दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स, बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम कैसे हो, बीच का ये फोर्स, ये अगर थोड़ी देर के लिए मैं डिस्टेंस मान लूं कि कुछ आर है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि डिस्टेंस कितना है, आर है, तो ये फोर्स मैक्सिमम कैसे हो। जैसे कि फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू के, Q1 की वैल्यू छोटा Q, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q माइनस Q डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। तो बताओ बेटा, ये फोर्स मैक्सिमम हो उसके लिए ये चार्ज Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अ चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। क्या सुंदर, शानदार, वजनदार, प्यारा क्वेश्चन है। किसी को याद है, किसी को आता है? ऐसा ग्रेविटेशन चैप्टर में क्वेश्चन किया जाता है।
बताऊं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखना बेटा, यहां बेसिक मैथ्स का यूज हो रहा है, अलग अलग पेन से लिख रहा हूं, देखना बेसिक मैथ्स का यूज हो रहा है, बेसिक मैथ्स। कि अगर फोर्स को मैक्सिमम करना है तो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में dF बाई डी क्यू जीरो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर F को मैक्सिमम करना है तो dF बाई डी क्यू मैक्सिमम होना चाहिए, dF बाई डी क्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार अच्छे से F को लिख लीजिए, तो K डिवाइड बाई आर स्क्वायर एज इट इज लिख रहे हैं। एक छोटा Q है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो Q इंटू क्यू माइनस करके Q का स्क्वायर, माइनस करके Q का स्क्वायर। ओके, बढ़िया बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब आपके पास है फोर्स की इक्वेशन K डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कैपिटल Q छोटा Q माइनस Q का स्क्वायर। हमें क्या लेना है इसका हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dF बाई डी क्यू करना है। ध्यान से सुन डिफरेंशिएशन वाली कहानी, मैं एक बार लिखता हूं, तुम बताना कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। देखना ध्यान से, मुझे बस यस और नो बताना, K डिवाइड बाय आर स्क्वायर मैंने सही किया या गलत किया, मैंने सही किया या गलत किया, बताओ मैंने सही किया या गलत किया। मैं एक बार हिंट दे देता हूं, देखना यहां पर देख हिंट दे देता हूं, इसकी रही हिंट ये है कि ऐसे 5x माइनस एक्स स्क्वायर, देखना ध्यान से बेटा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 5 माइनस करके 2x, 5 माइनस करके 2x, तो वही बात यहां पर लिख रहा हूं। कैपिटल Q एक कांस्टेंट है, छोटा q वेरिएबल है, ये छोटा q है ना बेटा, वही वेरिएबल है, ठीक है। तो माइनस करके q, कोई चीज की घट, मतलब यहां पर ये पिंकी वाला पार्ट देखो, पिंकी वाले में कोई गलती है क्या? पिंकी वाले में कोई गलती है क्या? गलत है। बताओ बेटा क्या आएगा, बताओ बेटा क्या आएगा एक्चुअल में? तो डिफरेंशिएशन, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या आएगा? टू मिसिंग है यहां पर, टू मिसिंग है यहां पर। देखना ध्यान से, इस चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, कैपिटल Q छोटा q माइनस छोटे q का स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल Q q छोटा q निकल गया, q का स्क्वायर, तो यहां पर 2q आएगा। सेम 5x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 कांस्टेंट एज इट इज है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x स्क्वायर तो 2x हो गया, q स्क्वायर तो 2q हो गया, कैपिटल Q इंटू q, तो कैपिटल Q कांस्टेंट एज इट इज आएगा, छोटे q का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज क्या होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए, ये चीज 0 के इक्वल होनी चाहिए, ऐसा बेसिक मैथ्स बोलता है। K डिवाइड बाय आर स्क्वायर एज इट इज रहा, बाकी सारी चीजें कैपिटल Q माइनस 2q, K डिवाइड बाय आर स्क्वायर इस तरफ आया बेटा, 0 हो गया, बचा क्या? 0 इज इक्वल टू Q माइनस 2q, तो Q की वैल्यू आ गई बेटा Q बाई 2, और अगर Q की वैल्यू Q बाई 2 आई है, Q की वैल्यू Q बाई 2 आई है, ये Q की वैल्यू बेटा कितनी आई बेटा? Q की वैल्यू अगर Q बाई 2 आई है, तो यहां पर भी कैपिटल Q बाई 2, तो ये बन जाएगा बेटा Q बाई 2। लो बेटा बन गया तुम्हारा आंसर, फाइनल आंसर मिल गया तुम्हें कि वो दो चार्जेस किसके इक्वल होना चाहिए? Q बाई 2 के इक्वल होना चाहिए, Q बाई 2 के इक्वल होना चाहिए, तुम्हारा आंसर आ गया। व्हाट शुड बी? तो Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2 और Q2 इज इक्वल टू भी Q बाई 2 होना चाहिए। लो आया क्या? ये एक नीट CUET लेवल का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन CUET में भी पूछा जा सकता है, प्लस अपनी बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, प्लस नीट या जेईई जैसी एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। आएगा। अब कोई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने इस बड़े वाले Q को काटा। हाँ जी काटा, तो एक बच्चा छोटा Q, दूसरा बच्चा कैपिटल Q माइनस Q। किस किस का ये डाउट है? कि दूसरा मैंने कैपिटल Q माइनस Q क्यों लिया? किस किस का ये डाउट है?
किस किस का ये डाउट है? किस किस का डाउट है? देखो कोई बड़ी बात नहीं, हमने फोर्स लिखा, फोर्स की इक्वेशन, बेसिक मैथ्स की एप्लीकेशन की, मैंने बताया इसीलिए डिफरेंट क्वेश्चन है। मेरा धर्म है तुम्हें अच्छा और शानदार क्वेश्चन करवाने का। अब तुम कितना समझ पा रहे हो दोस्त? बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे। ये बेसिक मैथ्स है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखनी है। बहुत बार वापस भी यूज करूंगा और याद कराऊंगा, याद रखनी है। ओह ये डाउट है तुम्हारा, सुनो सुनो, ये डाउट को मैं सोल्व करता हूं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देना। ये डाउट है ना अगर तुम्हारा DOUBT, तो ये डाउट को मैं नेक्स्ट पेज पे सोल्व करता हूं। नेक्स्ट पेज सुनो, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे सुनो, नेक्स्ट पेज पे सुनो। तुम्हारी एक दोस्त है, तुम्हारी एक दोस्त है बेटा, ये तुम्हारी दोस्त है। तुम्हारी दोस्त के पास, तुम्हारी दोस्त के पास क्या, कौन सी चीज तुम्हें पसंद है? मान लीजिए 10 चॉकलेट है, 10 टॉफी है। मान लीजिए तुम्हें जो पसंद है ना, 10 टॉफी है, 10 टॉफी है बेटा, तुम्हारे दोस्त के पास 10 टॉफी है। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम एक ही दोस्त हो उसके, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो बहुत सारे दोस्त के बीच में बंटवारा होगा। तुम्हें लगता था कि ये 10 की 10 टॉफी तुम्हें ही लाके वो देगी, लेकिन इस 10 में से उसने तुम्हें, ये तुम थोड़े गंदे से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दी है बेटा 2 टॉफी। चलो 2 नहीं, ईमानदारी से बेटा 3 दे देता है। तुम्हारी दोस्त तुम्हें 3 दे दी बेटा, 3 दे दी, तो बाकी कितनी बची होगी? ले बेटा, है बाकी कितनी बचेगी होगी? बाकी कितनी बची होगी तुम्हारी दोस्त के पास? तुम्हारी दोस्त के पास अब कितनी बची होगी? सीधी सी बात है बेटा, 10 - 3 7। कहां से पढ़ा था तुमने ये? हाँ, एक क्यू है, काट दिया बेटा, तो एक क्यू, दूसरा कितना बचा होगा? कैपिटल क्यू माइनस क्यू, खत्म। सात ही बचा ना, 10 - 3, हाँ 7। हाँ तो वही कंसेप्ट है यहां पर, ये वो बेसिक वाला पॉइंट। यहां पर बेसिक मैथ्स वाला टर्म और एक यूज हुआ जो मैंने बताया, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है। ओके सर। और फिर यहां पर डिफरेंशिएशन का यूज किया। एक अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा भला क्वेश्चन था, और एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, ईमानदारी से बता रहा हूं, और एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, और एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ, मेरा धर्म है तुम्हें अच्छा पढ़ाना, हाँ इसलिए। ठीक है, एक अच्छा धर्म, एक अच्छा क्वेश्चन करवाने का। देखो और एक बार कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, कैरिंग अ चार्ज q1 है। एक q1 चार्ज का एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? m है। ओके, ये रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड? माइनस, जैसे बेटा तुम उसके आसपास चक्कर लगा रहे हो, वैसे ही ये 1 नंबरी है, वो 2 नंबरी के आसपास चक्कर लगा रहा है, 2 नंबरी के आसपास चक्कर लगा रहा है। कौन है 2 नंबरी? 2 नंबरी है बेटा ये माइनस Q2। ये माइनस Q2 को थोड़ी देर के लिए फिक्स्ड मान लो, थोड़ी देर के लिए बेटा इसको फिक्स्ड कर दो। वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है, बस तुम ही हो जो अपनी इज्जत की कदर नहीं कर रहे हो और बार बार उसके साथ, उसके आसपास घूमते जा रहे हो। कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो इस तुम्हें घूमने के लिए मजबूर कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई बता सकता है इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, या फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या? बेटा वापस समराइज करूंगा तब उस क्वेश्चन पे आऊंगा, अभी तो आगे ही बढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। हियर लिखना है अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लेइंग
रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप सीधी सीधी बात लिख सकते हो कि एफ ई इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, एफ ई यानी कि के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, आर यहां पर इसकी रेडियस है, और सेंट्रीपिटल के में लिखते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। यहां पर हमें स्पीड फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो स्पीड की इक्वेशन तो मिल गई बेटा, स्पीड की इक्वेशन तो यहीं से मिल गई, क्या v इज इक्वल टू वी स्क्वायर है ना, यहां से एक आर को मार दीजिए बेटा, तो k Q1 Q2 डिवाइड बाय m इंटू आर, m इंटू आर, ये अंडर रूट में। लो बेटा पहली इक्वेशन मिल गई, ये पहली इक्वेशन मिल गई। क्या चमका, चमका, चमका। क्लास 11th का टॉपिक है ये सेंट्रीपिटल, क्लास 11th का टॉपिक है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल की वैल्यू mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर लिखते हैं क्लास 11th। देखो दो अच्छे कंसेप्ट की जो मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट से जोड़ के बताए हैं, प्रीवियस कंसेप्ट से जोड़ के बताए हैं। तो घबराना नहीं, नई नई चीजें सीखने के लिए तत्पर रहना। मैं सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, लेकिन ऐसा ओह डिफिकल्ट हो रहा है, डिफिकल्ट लगेगा बेटा, कितनी बार लगेगा, एक बार करोगे खुद से तो हो जाएगी चीजें। माइनस साइन इसलिए मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो अट्रैक्टिव नेचर ही शो कर रहा है, तो माइनस साइन बस रिप्रेजेंट करता है कि अट्रैक्टिव नेचर का है। अगर रिपल्सिव होता तो भगा देता दूर, अट्रैक्टिव है इसलिए तो खींच के रख रहा है। तो ये अट्रैक्टिव मतलब नेगेटिव साइन बस अट्रैक्टिव को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन ना लिख के सिर्फ वेलोसिटी निकाली है। अगर मैं नेगेटिव साइन लगाता तो बस वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, इस वजह से चीज बेटा। ओके ठीक है, और अच्छे से बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन, टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, t इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, 2 पाई आर एज इट इज लिखो, 2 पाई आर। वी वेलोसिटी की इक्वेशन अंडर रूट में k Q1 Q2 डिवाइड बाई एम आर डिवाइड बाई m इंटू आर। ध्यान से देखना, अंडर रूट में एम आर है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 पाई अंडर रूट में एम आर, फिर यहां पर भी एक आर है, इस आर को मैं यहीं पे लिखता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, डिवाइड में अंडर रूट में Q1 Q2। ये आर अगर अंडर रूट में अंदर चला जाएगा तो आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये पावर टोटल 3 हो जाएगी, तो ये आर की पावर 3 हो जाएगा। ध्यान से एक बार देख लीजिए क्या इक्वेशन आपकी भी सही आ रही है, कैसी इक्वेशन आ रही है, कैसी इक्वेशन आ रही है। हो हाँ, ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसको आप बोल सकते हो चोको प्रॉब्लम। क्या नाम दे, चोको प्रॉब्लम नाम दे दे। शकुनी इक्वेशन, इसका नाम रख देते हैं हाथ से शकुनी इक्वेशन। ये और एक शकुनी इक्वेशन, शकुनी इक्वेशन, ठीक है। R3 समझा देता हूं, R3 कैसे आया, R3 समझा देता हूं, R3 कैसे आया। देखो टाइम पीरियड लिखा था आपने, हाँ जी टाइम पीरियड लिखा था, ऐसे था वो 2 पाई आर, ऐसे था 2 पाई आर, ठीक है। अंडर रूट में आया था m इंटू आर, डिनोमिनेटर में था अंडर रूट में k Q1 Q2, ठीक है। अब r है बेटा, अगर अंडर रूट में अंदर भेजेंगे ना तो ये बन जाता है r का स्क्वायर, एम आर इंटू करके r का स्क्वायर। ये r को अगर मैं अंदर भेजता हूं तो r का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अगर बाहर आए तो वापस r बन जाएगा, अंडर रूट में k Q1 Q2, तो ये पावर 1 पावर 2 टोटल कितना बन जाएगा, पावर 3, m पावर 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट में k Q1 Q2, ये टाइम पीरियड t। ओके ओके, पावर 3 वाला लॉजिक भी मैंने बता दिया, पावर 3 वाला लॉजिक भी मैंने बता दिया। पावर 3 वाला लॉजिक बता दिया, ध्यान से देख लीजिए बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी में, मतलब मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीयूईटी को अपने बोर्ड्स के नजरिए से भी देखता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा है, उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए डिफिकल्ट लगे चीजें, लेकिन बिलीव मी बेटा
धीरे धीरे, मतलब ये पहली बार डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि एकदम नई चीजें हैं जो क्लास 11 से 12 से थोड़ा सा रिलेट कर रही है और बहुत अच्छी प्यारी प्यारी चीजें हैं। अगर आप खुद से इसको बाहर कर लोगे ना, क्वेश्चन जैसे ये क्लास खत्म होता है और खुद से 1 आध घंटे में इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो एक चीज मुझे याद आई तो मैं बता देता हूं, एक चीज मुझे याद आई तो बता देता हूं, एक चीज मुझे याद आई तो बता देता हूं, इन दोनों के रिश्ते से, इन दोनों के रिश्ते से एक चीज याद आई तो बता देता हूं। क्या कि अगर चार्ज पार्टिकल है अट्रैक्टिव नेचर के, अगर चार्ज पार्टिकल है अट्रैक्टिव नेचर के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दूसरे को मजबूर करता है आसपास घूमने के लिए। शायद हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, शायद हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, अट्रैक्टिव नेचर का आसपास घूमने के लिए मजबूर करता है। तो मतलब वो एक तरह से प्यार से बुलाता है, अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि प्यार, और वो प्यार से बुलाता है कि बेटा घूम मेरे आसपास, घूम मेरे आसपास। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल किया, कंपेयर किया, वेलोसिटी निकाली, 2πr/v, पूरा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बेटा 2πr डिवाइड बाय स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड लिखते हैं ज्यादा सही रखेगा, डिवाइड बाय स्पीड, तो स्पीड यानी कि अंडर रूट में k q1 q2 डिवाइड बाय mr। सिंप्लीफाई किया, टाइम पीरियड की इक्वेशन निकाल दी। ठीक है, ओके बढ़िया। तो अब इसी प्यार भरी कहानी से एक प्यार भरी शायरी याद आ रही है, क्या बता दूं, क्या बता दूं, थोड़ा चिल करवा दूं, याद दिला दूं कि मोबाइल के जमाने के इश्क कैसे हुआ करते थे और पहले के जमाने के इश्क कैसे हुआ करते थे, बता दूं। हाँ, वो नेगेटिवली चार्ज है तभी तो तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है, क्या गजब की बात, वो नेगेटिवली चार्ज है और तुम पॉजिटिव हो तभी तो वो अट्रैक्ट कर रही है। खैर छोड़ो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो तो एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है, कहानी नहीं कविता है, कविता उस बात की कि पहले प्यार कैसे हुआ करता था और अब प्यार कैसे हुआ करता है। सुनना, हाँ, इरशाद इरशाद करते रहना, इरशाद इरशाद करते रहना। क्या पहले प्यार कैसा हुआ करता था और अब प्यार कैसा हुआ है, मतलब अब वाले आशिक, अब वाले प्यार की वो पुजारी उस पहले के जमाने के प्यार को पहचानते ही नहीं पहचानते। खैर अपने अपनी जगह पे दोनों सही है। क्या जैसे होता है ना कि जैसे क्रिकेट खेलने गए हैं तो वहाँ IPL चल रही है बेटा, तो हम सिक्का उछाल के डिसीजन लेते हैं कि हेड्स आया तो ये, टेल्स आया तो ये। ठीक है, तो वहां पर से कहानी की कविता की शुरुआत होती है कि होता नहीं है हर फैसला सिक्का उछाल के, होता नहीं है हर फैसला सिक्का उछाल के, ये इश्क का मामला है जरा देखभाल के। क्या होता नहीं है हर फैसला सिक्का उछाल के, ये इश्क का मामला है जरा देखभाल के। और आजकल के मोबाइल के दौर वाले आशिक क्या जाने, आजकल के मोबाइल के दौर के आशिक क्या जाने, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। तालियां गाइस, तालियां। चलो ठीक है, बढ़िया यार। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, अब ये है ना बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। थियोरेटिकल क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है 2 से 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाह, बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है कि पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ R वेक्टर R2 - R1। मैं सिखाता हूं। देखो हम कहानियों को बाद में लिखेंगे लेकिन पहले उसको समझेंगे। तो क्या है, y एक्सिस और x एक्सिस को अच्छे से डिफाइन कीजिए। ये x एक्सिस ऊपर है बेटा, y एक्सिस डिफाइन किया। एक चार्ज पार्टिकल Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2, ये 1 है और दूसरा चार्ज पार्टिकल 2 है। ठीक है, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कीजिए, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कीजिए। सेंटर से ये R1, दूसरा सेंटर से ये R2, सेंटर से ये R1 और ये R2। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, लॉजिकली बात है, सोचने वाली बात है कि R1 है वो पोजीशन वेक्टर है Q1 के लिए, R2 है वो पोजीशन वेक्टर है 2 के लिए। देखो 2 वाला फोर्स लगाएगा 1 के ऊपर ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में, तो ये F21, और 1 वाला ऐसे धक्का लगाएगा F12। ठीक है,
बढ़िया यार। अब इस वेक्टर को हमने नाम दिया, जैसे कि इस डायरेक्शन के वेक्टर को या इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने नाम दिया है आर वेक्टर r2 माइनस आर, आर वेक्टर r2 माइनस r1। ओके बढ़िया। यहीं पे लिखा है कि 2 1 क्या है, तो फोर्स ओ सॉरी यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, देखना ध्यान से एक बार। फोर्स ऑन अ 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन अ 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन अ 1 ड्यू टू 2 इसको F12 लिखा है, फोर्स ऑन अ 2 ड्यू टू 1 इसको F21 लिखा है। इन दोनों के बीच का हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, मतलब यहां पर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है। ध्यान से सुनना, आपको याद हो तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम यूज किया करते थे क्या, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन के लिए उसका यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर यूज किया करते थे। तो वही सेम बात मैं लिख रहा हूं कि F12 जब आप लिख रहे हो तो इट मींस F मैग्नीट्यूड इसका लिखो F का, ठीक है, जो कि F ही रहेगा। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, देखो बेटा मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम ही आएगा ना, F इज इक्वल टू F12 भी सेम होगा और F21 भी सेम होगा, F21 भी सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अरे आइए कुल्लू मास्टर, वेलकम, बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? मैं तो गोवा से आ रहा हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं, छुट्टी नहीं है, अभी तो हमने शुरू किया है। वही तो इन्हें नहीं, पता 12th वाले बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं भाई, ये तो समझदार अच्छा, बच्चे हैं, 6 भी पता तो है। बज गए। वो तो जेल के आए हैं मुझे 11th में। बच्चे यार, अब तो यार तुम्हें आदत हो जानी चाहिए कि रवि सर को 2 घंटे से पहले तो छुट्टी बोलना ही नहीं है। उससे पहले अगर सर छोड़ दे तो वो तुम्हारा वो है। आपने मुझे जो शायरी बताई थी ना, हाँ। वो मैंने इनको सुना दी। कौन सी वाली? अरे वही वाली, वापस बता दो क्या? हाँ वापस बता दो क्या? हाँ एक बार ही बता दो। रुकना। अरे यार, कहाँ लिखी थी वो बड़े बताओ। मुश्किल से रटी थी। नहीं यही लिखी थी, देखो नहीं हाथ पे नहीं लिखा बेटा। हाँ, कौन सी वाली शायरी? हाँ देखो, होता नहीं है हर फैसला सिक्का उछाल के, होता नहीं है हर फैसला सिक्का उछाल के। हाँ। अरे नहीं, होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के। अब पता चला वो कविता में 2 बार लाइन क्यों बोलते हैं, तो दूसरी वाली लाइन याद कर रहा होता है। ठीक है, देखो, होता नहीं है हर फैसला सिक्का उछाल के, ये इश्क का मामला है जरा देखभाल के। अरे अभी तो बाकी है, रवि सर की नई सेटिंग हुई है। नहीं हुई नहीं है। अच्छा हुई नहीं है। अभी तो शुरू होने वाला है। ठीक है, शुरू होने वाला है। तो सीधी बात ये, होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये इश्क का मामला है जरा देखभाल के। ये मोबाइल के दौर के आशिक क्या जाने, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। अरे वाह। तो बोलो तारा रारा। यार रवि सर सीख रहे हो आप मेरे साथ। आप बोलते रहते हैं ना, मैं पीछे बैठ के लिखता रहता हूँ। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। क्या है? छुट्टी कर दो यार रवि सर इनकी। नहीं अभी कर दूंगी। एक वेक्टर फॉर्म ही बचा है, बस उसको बता के। वेक्टर फॉर्म तो मेरे को भी आती है, पर फिजिक्स वाली नहीं, मैथ्स वाली। गाइस मैथ्स में भी आप इस साल वेक्टर पढ़ने वाले हो बाय द वे। हाँ 12th में आता है ना ये वेक्टर्स। वेक्टर मजा आएगा आपको, तब आपको असली वेक्टर दिखेगा। हाँ सही बात है भाई, यहाँ पर तो अपन छोटे पैमाने पे यूज, वेक्टर के बस 2 ही, वो वेक्टर को तोड़ना और जोड़ना, बस यही होगा ना, बस यही 2 यूज। चलो ठीक है, आप कराओ। चलो बाय गाइस, बाय। ठीक है, ओके ब्रो, जा रहा हूँ गोवा घूमने। नहीं भाई कल क्लासेस है ना। कल क्लास होती रहेंगी सर, घूमने जाना है मैंने। तो मुझे जल्दी बता देना, क्लास में ले लूंगा। हाँ बाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ गया कुल्लू भाई, आगे चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कि F21 मैं बता रहा था इसमें कि मैग्नीट्यूड भाई सेम रहेगा दोनों का, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, ये बात बोलते हैं। तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स की इक्वेशन आई, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड F12 लिखूं या F21 लिखूं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। हाँ जी, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। तो मैं ऐसा लिखता जा रहा हूं, देखना ध्यान से। F12 लिख लिया, डायरेक्शन के लिए मैंने यूनिट वेक्टर यूज कर लिया RF12। ओके सर, ठीक है, बढ़िया। ओके, और देखते जा।
F21 यूनिट वेक्टर के साथ में लिखूंगा तो ऐसे F21 और ये लिख लिया बेटा F21 का यूनिट वेक्टर। अब देखो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो क्यों ना मैं इसको सेम इन मैग्नीट्यूड के जगह F यूज कर लूं, क्यों ना मैं इसको F यूज कर लूं। हाँ, अब डायरेक्शन के लिए जैसे यहां पर F12 लिखा हुआ है ना यूनिट वेक्टर, में R12 का यूनिट वेक्टर लिख लेता हूं और F21 का यूनिट वेक्टर ऐसे, R21 का यूनिट वेक्टर ऐसे कर देता हूं। चलेगा क्या? ये स्टेप चलेगा क्या? यही है शकुनी मामा स्टेप, SMS, शकुनी मामा स्टेप। देखना, याद रखना, SMS शकुनी मामा स्टेप, SMQ शकुनी मामा क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या था यार? SMT शकुनी मामा ट्रिक। बढ़िया, ओके। देखते जा, आगे बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि R12 है वो इस डायरेक्शन में, R21 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं R12 यूनिट वेक्टर एंड R21 यूनिट वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं R12 माइनस में R21, ऐसा लिख सकते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो F ओके, R12 की जगह पे, R21 की जगह पे हमने लिख लिया माइनस साइन के साथ R21, ठीक है। ये उल्टा लिख लिया मैंने, ये उल्टा लिख लिया। अब ध्यान से देखो और माइनस साइन को बस बाहर निकाल लो, माइनस साइन को बाहर निकाल लो, तो ये पहले वाला ही तो हो गया, ये पहले वाला ही तो हो गया, ये पहले वाला ही तो हो गया। ये ध्यान से देखो, ये माइनस साइन के साथ F12। तो न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ यहां से पता चलता है। PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर। तो F12 को रिप्रेजेंट किया पहले हमने, फिर F21 को रिप्रेजेंट किया, दोनों के बीच का रिलेशन हमने चेक किया, तो पता चल रहा है सर दोनों की डायरेक्शन ही अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, सेम ही है। अचानक नहीं लिखा है, मैंने आपको बताया कि F21 की डायरेक्शन जो भी होगी ना, वही डायरेक्शन R12 की भी तो होगी, वही डायरेक्शन R12 की भी तो होगी। हाँ आया? और एक बार समझा देता हूं, और एक बार इसी चीज को समझा देता हूं, ध्यान से देखो बेटा। ये एक्स एक्सिस समझते जाना, ये एक्स एक्सिस, और एक मेथड समझा देता हूं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहला वाला चार्ज यहां पर है, ठीक है, R1 वेक्टर, दूसरा वाला चार्ज यहां पर है R2 वेक्टर। ओके सर, समझ में आई ये बात? अब पहला वाला ऐसे धक्का लगाएगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, तो ये R12 वेक्टर, ओके सर। अब दूसरा वाला ऐसे धक्का लगाएगा, ध्यान से देखना, दूसरा वाला ऐसे धक्का लगाएगा, टिश्यू, तो ये R21 वेक्टर, ठीक है। यही डायरेक्शन आगे जाके किसकी होगी? फोर्स F21 की डायरेक्शन होगी, और यही डायरेक्शन किसकी होगी आगे जाके? ग्रीन वाली डायरेक्शन ही आगे जाके किसकी होगी? ग्रीन वाली डायरेक्शन ही आगे जाके होगी बेटा F12 की। बस अब F12 एक बार अच्छे से लिख लीजिए, F12 वेक्टर, तो Q1 लिखना है, तो अगर फोर्स के साथ अगर डिटेल में लिखना है तो ऐसे F12 का यूनिट वेक्टर, ठीक है सर। और अच्छे से लिखना है तो ध्यान से सुनते जाना, F की वैल्यू बेटा होती है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर, ओके। और F12 का यूनिट वेक्टर यानी F12 यूनिट वेक्टर। बढ़िया यार, ये लिखा हमने F12। ध्यान से देखते जा, ऐसी सेम बात लिख रहे हैं हम किसके लिए? F21 वेक्टर के लिए। तो कैन बी राइट F इंटू करके F21 यूनिट वेक्टर। हाँ, F की वैल्यू क्या है? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर लिखेंगे F21 की डायरेक्शन क्या है? जो 1-2 की डायरेक्शन है, जो 1-2 की डायरेक्शन। F21 की डायरेक्शन क्या है? जो 2-1 की डायरेक्शन है, सेम, ठीक है। तो डायरेक्शन दोनों की सेम। अब हमने अभी सीखा था बेटा, अभी सीखा था कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो, देख के भी पता चल रहा है यूनिट वेक्टर, ये जो पिंकी वाले की डायरेक्शन और ग्रीन वाले की डायरेक्शन वो दोनों के अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से माइनस साइन के साथ में लिख रहा हूं क्या? 1-2 यूनिट वेक्टर। माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने दीजिए। K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और ये R12 का यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखो, माइनस साइन के अलावा जो भी चीज यहां पर लिखी गई है वो सेम टू सेम है,
सेम टू सेम है, किससे? ग्रीन वाले से मैच करती हुई है, ग्रीन वाले से मैच करती हुई है। ये बेटा लिख लिया हमने F1 2। इसी को न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ भी कहते हैं, इसी को न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ भी कहते हैं। देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए इसको, इसी को न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ भी कहते हैं। आया क्या अब समझ में? अब समझ में आया क्या? अब समझ में आया क्या? अब समझ में आया क्या? 1 2 वाला क्या है? क्योंकि हमें वहां पर डिस्टेंस का यूज करना है, इसलिए मैंने आपको बार बार बताया क्या, डिस्टेंस वाली बात से समझाया यार, डिस्टेंस वाली बात से समझाया है। हाँ पक्का आएगा समझ में? 100% स्वाहा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। न्यूटन बाबा की जय हो। चलो शानदार शानदार। अब देखो थोड़ा सा वेक्टर का, बस 15 मिनट और फिर हम क्लास ओवर कर देंगे, बस 15 मिनट और सुनना। अब ये तो 2 चार्ज पार्टिकल की बात थी बस। अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो तो, जैसे कि इस केस में हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, यहां पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और किसी एक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि 1 है वो ऐसे इसके ऊपर धक्का लगाएगा, 1 है वो ऐसे धक्का लगाएगा, ये F on a 2 due to 1। फिर ये नीचे वाला देखना ध्यान से, ये 3 है वो ऐसे धक्का लगाएगा, डिंग 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 डिंग, ऐसे धक्का लगाएगा, F on a 2 due to 3। फिर ये तीसरा ध्यान से देखना, तीसरा ये रहा 4 वाला, डिंग 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 डिंग। अगर अट्रैक्टिव, अगर नेगेटिव का है, नेगेटिव नेचर का या अपोजिट नेचर के तो अट्रैक्ट करेगा, अगर सेम इन नेचर है तो ऐसे धक्का देगा, डिंग 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 डिंग, ऐसे F on a 2 due to 4 due to 4। ठीक है, ये सारे के सारे वेक्टर साइन के साथ, ये सारे के सारे वेक्टर साइन के साथ। तो बताते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स ऑन अ एनी चार्ज पार्टिकल, यहां पर 2 की बात हो रही है तो मैं 2 लिखूंगा, इट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, जैसे कि वेक्टर साइन के साथ हम इनको ऐड करते जाएंगे, प्लस करके F21 प्लस करके F21, ऐसे ऐड करते चलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐड करते चलेंगे, ये प्लस डिंग 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 डिंग, ऐसे ऐड करते चलेंगे। तो नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस। यहां पर याद रखना कि जब आप F23 लिख रहे हो तो ये यहां पर कोई भी रोल नहीं है इस 2-4 वाले का। जब आप 2-4 वाला फोर्स लिख रहे हो तो 1-2 या 2 वाला कोई भी फोर्स का यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। मतलब जो जो जोड़ी आप बनाओगे ना वो इंडिविजुअल है। मतलब जब ये लिख रहे हो तो बाकी किसी को नहीं देखना है, जब ये लिख रहे हो तो बाकी किसी को नहीं देखना है, जब ये लिख रहे हो तो बाकी किसी को नहीं देखना है। ये इंडिपेंडेंट है दूसरे चार्ज पार्टिकल से। मतलब कि अगर ये 5 न्यूटन, ये दोनों नहीं थे तब ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, अगर ये दोनों है तब भी ये 5 न्यूटन ही फोर्स लगा रहा है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि आसपास कौन है, नहीं नहीं, ये वो जिद्दी प्यार वाले की तरह है कि कोई आसपास है तब भी मैं उतना प्यार करूंगा, कोई आसपास नहीं है तब भी मैं उतना प्यार करूंगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अरे जरूरी नहीं है 2 पर ही क्यों लगा, ये नेट फोर्स 3 पे भी लिख सकता है, 4 पे भी लग सकता है, 1 पे भी लगेगा, लेकिन हमने बस एक रेफरेंस लिया कि 2 के ऊपर लगा के देखो और 2 के ऊपर नेट फोर्स निकालो। तब कैसे निकालेंगे तो वो सीखा है। इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, वेक्टर सम करना है, वेक्टर, तो यहां पर क्लास 11 का वेक्टर वापस आएगा, क्लास 11 का वेक्टर टॉपिक यूज होगा। इसलिए मैंने बताया था जब भी पुलर वीडियो आपने कोई मेरा देखा हो तो उसमें बताता हूं कि वेक्टर्स मजबूत कर लेना, क्योंकि क्लास 11 का वेक्टर्स टॉपिक यहां पर डीप लेवल पे पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है। तो मैं याद करवा देता हूं वापस क्लास 11 के वेक्टर्स वाली बात। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक है फोर्स F या F1, दूसरा है फोर्स F2, और मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अगर कोई नेट फोर्स निकालने के लिए पूछे तो दोनों के बीच में से कहीं ऐसे नेट फोर्स निकलेगा। सुन ला,
दोनों के बीच में से कहीं ऐसे नेट फोर्स निकलेगा, ये एफ नेट कौन से एंगल पे, मान लीजिए अल्फा एंगल पे। तो ऐसे लिखते हैं नेट फोर्स कैन बी राइट एज अ अंडर रूट, किस किस को याद है कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। और कोई अगर इंटरेस्टेड है ये अल्फा निकालने के लिए तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, देखना सामने से, F2 का कोस कंपोनेंट, F2 उसका साइन कंपोनेंट, F2 का साइन कंपोनेंट, ये जो वर्टिकल वाला होगा ना उसका साइन कंपोनेंट, F2 साइन कंपोनेंट, F2 साइन थीटा, डिनोमिनेटर में F1 प्लस F2 कोस थीटा। जो हॉरिजॉन्टल है वो एज इट इज आएगा डिनोमिनेटर में, जो वर्टिकल होगा ना ये इस प्लेन में, उसके हम कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, ये क्लास 11th के टॉपिक है, ये क्लास 11th के टॉपिक है। इसके अलावा भी वेक्टर रिजोल्यूशन वाली बात आती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, सुनते जाना बेटा, एक वेक्टर है, मान लीजिए इसको हमने एफ नाम दिया है, ठीक है, ये एंगल दे रखा है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्या, एक इसका एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट जिसको बोलेंगे एफ एक्स, इसको एफ कोस थीटा लिखते हैं, थीटा के पास वाला तो एफ कोस थीटा, थीटा के पास वाला तो एफ कोस थीटा। ओके, और थीटा से दूर वाला दो कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर ही बनेंगे, याद रखना, दो कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर ही बनेंगे। थीटा के पास वाला तो कोस थीटा, थीटा से दूर वाला तो साइन थीटा, थीटा से दूर वाला तो साइन थीटा आ जाएगा। ये अगर वाई एक्सिस पे, इसलिए हमने इसको एफ फाई नाम दिया है, ठीक है, बढ़िया, ये चीज सबको याद है। मैं बस इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उसके बाद हम वापस क्लास 12th में एंटर करेंगे। अगर वो दो क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग गया है कि नहीं आपको हर वो चीज याद आ गई जो क्लास 11th में पढ़ी थी, तो मजा आ जाएगा, नोट कर लेना। देखो क्वेश्चन देता हूं, सुनना बात को सुनना। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके, रिजल्टेंट है 100 न्यूटन, ओके, और ये एंगल है 30 डिग्री। ओके सर, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसी में दूसरा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और अब ये 50 न्यूटन कर दिया मैंने। अब बताओ क्या होगा इसमें, एफ एक्स एंड एफ फाई, इसमें क्या होगा, एफ एक्स और एफ फाई। ये क्वेश्चन नंबर 2, बस दो क्वेश्चन। अगर ये दो क्वेश्चन आपने कर दिए तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं आपको सारी चीजें याद है क्लास 11 की, आपको वो चीजें रिकॉल हो गई अच्छे से। पहले क्वेश्चन का आंसर देना, शुरुआत में पहले क्वेश्चन का आंसर दो। यहां पर आ जाएगा बेटा, देखना 100 का कोस कंपोनेंट तो कोस 30 डिग्री, और ये इस साइड आ जाएगा 100 का साइन कंपोनेंट तो साइन 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, तो √3/2 तो 50√3, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 50√3 न्यूटन, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये 50 बन जाएगा, 50 न्यूटन। तो एफ फाई इज इक्वल टू 50 न्यूटन। किस किस का सही आया, किस किस का पहला क्वेश्चन सही हुआ, बहुत बढ़िया, अरे वाह 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 वाह। अरे क्लास 11 में नहीं पढ़ा तो अभी तो पढ़ा दिया ना मैंने आपको, अभी क्यों वो रोना धोना कर रहे हो, अभी तो पढ़ा दिया ना मैंने, अभी तो पढ़ा दिया ना। हाँ, दूसरा, यहां पर ध्यान से देखना, हाँ
कोस और साइन से कभी नहीं रटना है, कोस और साइन से कभी रटना नहीं है। कैसे रटते हैं बेटा? थीटा के पास वाला, देखो ये थीटा है, थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? कोस कंपोनेंट। तो ये 50 कोस 30 डिग्री और ये 50 साइन 30 डिग्री। ठीक है, एफ एक्स तो 50 साइन 30 डिग्री आएगा। ये इसमें मेजरली हर किसी ने उल्टा कर दिया होगा, 50 कोस 30 डिग्री ऐसा आएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो ये 25 न्यूटन और ये 25√3 न्यूटन। इसमें हर किसी ने उल्टा कर दिया होगा। ध्यान से देखो, आपने भी उल्टा ही किया होगा। ध्यान से देखो, आपने भी उल्टा ही किया होगा। 25√3 कर दिया ना मेजरली। 99% ने यहां पर गलत किया, 99% ने यहां पर गलत किया, 99% यहां पर गलत करेंगे, गलत करेंगे। याद रखना, तुम गलती ना करो, वो ध्यान रखना। 99% यहां पर सब गलत करके आएंगे। एफ एक्स होगा 25 न्यूटन और एफ वाई होगा 25√3 न्यूटन। आएगा? आएगा? पक्का? ओके, बढ़िया। राम 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 राम। चलो ठीक है, तो यहीं तक रखता हूं। एक क्वेश्चन चलो होमवर्क में देना हो तो दे भी देता हूं। चलो ठीक है, अगले सेशन से शुरुआत करेंगे। अगर तुमसे बन पाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब मैं होमवर्क में क्वेश्चन देके जा रहा हूं। अगर तुमसे बन पाए तो ही करना, ना बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगली क्लास में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम अगली क्लास में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। ये छोटा क्यू, ये छोटा क्यू, ये छोटा क्यू और बी के ऊपर नेट फोर्स लगाना। ये छोटा क्यू, ये छोटा क्यू और ये छोटा क्यू और यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है। ओके ओके सर, ये सारे इक्विलेटर वाले ही है, क्यू 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 60 डिग्री वाला ही है। ठीक है, ये सारे के सारे केसेस। अगर तुमसे बन पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं बन पाए तो कोई लोड वाली बात नहीं है। अगले सेशन में जब भी मिलेंगे तब यहीं से शुरुआत करेंगे। बता देता हूं कि इस सेशन में हमने क्या पढ़ा था। तो कूलम्ब्स लॉ का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है, जैसे कि इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया। ठीक है, विथ ग्रेविटेशन, मतलब हमने क्या किया पता है? लिखता नहीं हूं, सीधा बात पे आता हूं कि हमने इस पे क्या किया था, इफेक्ट ऑफ मीडियम वाली बात समझ ली कि अगर कोई मीडियम में लिखेंगे तो बाय द फैक्टर के में कहानी चली जाएगी, बाय द फैक्टर के में कहानी चली जाएगी, जिस के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। फिर हमने पढ़ा था, हाँ ये एक एक्स्ट्रा वाली बात है, अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया है। एक एक्स्ट्रा वाली बात है क्या, कि अगर पूरा फील्ड ना हो, अगर पूरा फील्ड ना हो, याद रखना बेटा, अगर पूरा फील्ड ना हो तब की ये बात है, ये आधा ही फील्ड हो, जैसे कि ये डिस्टेंस कुछ t डिस्टेंस तक ही फील्ड हो, ये डिस्टेंस t दे रखा हो, वहां तक ही पूरा का पूरा फील्ड हो, पूरा डिस्टेंस फील्ड नहीं हो, तब की ये बात है। तब हम लिखते हैं डी एयर प्लस करके जो विड्थ है वो, और अंडर रूट में रिलेटिव परमिटिविटी। डी एयर को लिखने का तरीका d माइनस टी। एयर में कितना है, ये पूरा का पूरा d है, d में से t निकाल दो तो d माइनस टी एयर में डिस्टेंस हो जाएगा, प्लस करके जो इसकी विड्थ है वो अंडर रूट में एप्सिलॉन r, अंडर रूट में एप्सिलॉन r लिखेंगे। ओके सर, बाकी सेम टू सेम, बाकी सेम, इसको बोलते हैं डी इफेक्टिव। ये एक्स्ट्रा वाली बात है, यहां से क्वेश्चन आता नहीं है। जिसको याद रखना है वो रख सकता है, जिसको नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत हायर लेवल पे प्रिपरेशन ना कर रहे हो तब तक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, फिर लिखते हैं Q1 Q2, चार्जेस Q1 Q2 और ये डी इफेक्टिव का स्क्वायर कर देते हैं, डी इफेक्टिव का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा वाली बात है, हर किसी को याद रखना जरूरी नहीं है, हर किसी को याद रखना जरूरी नहीं है। याद रहे तो बहुत बढ़िया, ना रहे तो और भी बढ़िया, और भी बढ़िया। ठीक है, ओके। फिर हमने ग्रेविटेशन के साथ कंपैरिजन किया, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी की बात की हमने। इसमें एक क्वेश्चन किया था जिससे हमें कंपैरिजन पता चल गया कि किसके भी इतना, मतलब कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर हमने कहानी को आगे बढ़ाया,
दो अलग क्वेश्चन किए कि जो क्लास 11 के टॉपिक से रिलेट कर रहे थे, जो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेट कर रहे थे। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन था कि अगर कब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, कब वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। यहीं पे मैंने आपको एक प्यारी सी शायरी सुनाई थी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी, स्पीड निकालने का तरीका, फॉर्मूला बताया था। फिर वेक्टर फॉर्म पढ़ा हमने, जो 2 मार्क्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया, क्लास 11 के वेक्टर्स वाले टॉपिक को याद किया और एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के मैंने आपको वो टॉपिक रिलेट करवा दिया। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, अगर तुमसे बने तो बहुत बढ़िया, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास में हम यहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन रिवाइज करके आना अगली क्लास में। जब भी आओ मेरे दोस्त, तो मुझसे ये वादा करके जा कि अगली क्लास में आज की क्लास का रिवाइज करके आना, क्योंकि आज का अगर नहीं तुमने अच्छे से पढ़ा तो कल की क्लास का तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बिलीव मी बेटा, ऐसा ही चलेगा आने वाले 2 महीने तक। तो आज की क्लास का कुछ रिवीजन करके नहीं आया तो अगली क्लास में समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो ये जरूर रिवीजन करके ही आना। तो बस यहीं तक रखते हैं आज के सेशन की बात। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय, लव यू ऑल।